हेलो एवरीवन। तो हमारा जो सब्जेक्ट फ़िलहाल चल रहा है, जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ क्रिमिनल माइनर एक्ट्स। और क्रिमिनल माइनर एक्ट्स में हम लोग जो स्पेसिफ़िकली आज यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, तो वो टॉपिक है व्हिच बिलॉन्ग्स टू महाराष्ट्र पुलिस एक्ट। तो ये देखिए महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 जो ये एक्ट है, इसका चैप्टर 5 व्हिच इज़ फ्रॉम सेक्शंस 47 टू सेक्शन 63। तो ये सेक्शंस वगैरह डील करते हैं इससे। क्या है वो? स्पेशल मेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी ऑफ स्टेट। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और सेफ्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या-क्या स्पेशल मेजर्स वगैरह दिए गए हैं महाराष्ट्र पुलिस को। तो ये कंप्लीट पूरे का पूरा यही टॉपिक है। व्हिच बिलॉन्ग्स टू अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन सेक्शन 47 टू 63। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ इट। तो देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर मेंशन किए हैं। पब्लिक ऑर्डर एंड स्टेट सिक्योरिटी आर कोर ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोर ड्यूटीज़, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से कुछ ड्यूटीज़ हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को, पब्लिक ऑर्डर को बनाकर रखना, मेंटेन रखना और स्टेट की सिक्योरिटी का ख्याल रखना। The Constitution gives citizens freedoms under Article 19(1). तो ये आर्टिकल 19(1) हमने लास्ट सेमेस्टर या लास्ट टू लास्ट सेमेस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। दिस इज रिगार्डिंग वेरियस फ्रीडम्स विच हैव बीन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। तो ये स्पीच भी एक उसमें से फ्रीडम है, असेंबली भी उसमें से एक फ्रीडम है, एसोसिएशन होना, स्पीच इन द सेंस आप समझ सकते होंगे कि बोलने की आज़ादी जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसी तरह फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबल होना कहीं पर भी, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशंस वगैरह फॉर्म करना, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनाना। बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसके रिगार्डिंग, ये जितने भी फ्रीडम्स इस आर्टिकल के अंडर गारंटी किए गए हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है? तो देखिए एब्सोल्यूट होने का मतलब ये है कि इसके साथ क्या होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी होते हैं। दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर पब्लिक ऑर्डर। अब कौन-कौन से रीज़न्स की वजह से उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट अगर ये फ्रीडम वगैरह चले जाते हैं, मतलब फ्रीडम का कोई गलत इस्तेमाल, मिसयूज़ अगर कोई कर लेता है और वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है या फिर मोरालिटी के अगेंस्ट जा रहा है या फिर स्टेट की सिक्योरिटी को हार्म कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इन सभी फ्रीडम्स वगैरह पर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी डाले गए हैं। टू ऑपरेशनलाइज़ दिस बैलेंस। तो ये ऑब्वियसली देखिए फ्रीडम्स और रिस्ट्रिक्शंस दोनों में क्या है, बैलेंस वगैरह यहाँ पर बनाकर रखा गया है। द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एमपीए, वॉज एनेक्टेड। तो इसी बैलेंस वगैरह को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, इस महाराष्ट्र पुलिस एक्ट वगैरह को एनेक्ट किया गया। अब इसका, इस एक्ट का चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड स्पेशल प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल मेजर्स। तो ये मेजर्स वगैरह हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि क्या-क्या मेजर्स वगैरह दिए गए हैं। तो उसमें से यानी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और रेमेडियल मेजर्स वगैरह हैं। टू हैंडल थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर। तो ऐसे जो भी थ्रेट्स वगैरह होते हैं, जो भी ऑब्स्टैकल्स वगैरह जिनको बोला जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाने वाले थ्रेट्स या फिर लॉ एंड ऑर्डर के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टैकल्स। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर्स वगैरह दिए गए हैं यहाँ पर। अब जहाँ तक फ्रेमवर्क की बात है, ये चैप्टर 5 का जो फ्रेमवर्क है, चैप्टर 5 इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर 5। पहला पार्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस, रिकवरी ऑफ कॉस्ट्स एंड राइट कॉम्पेंसेशन। तो ये कहाँ कवर्स हैं, कहाँ पर कवर किए गए हैं? सेक्शंस 47 टू 54।
एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस, यानी जहाँ पर भी ज़रूरत होगी वहाँ पर एडिशनल पुलिस फ़ोर्स लगाई जा सकती है। हम डिटेल में इसको देखेंगे। फिर अब ये एडिशनल पुलिस फ़ोर्स की ज़रूरत जब होगी तो उसके लिए कॉस्ट्स वग़ैरह भी पे करना होगा, और राइट्स वग़ैरह के रिगार्डिंग कॉम्पेंसेशन के रिगार्डिंग भी प्रोविज़न्स हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया पहला पार्ट एज़ फार एज़ दिस चैप्टर नंबर 5 इज़ कंसर्न्ड। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ गैंग्स एंड रिमूवल ऑफ पर्सन्स, एक्सटर्नमेंट पावर्स। तो देखिए एक्सटर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जिस तरह मराठी में हिंदी में बोला जाता है तड़ी पार, तो ये उसी को बोलते हैं एक्सटर्नमेंट पावर्स। तो एक्सटर्नमेंट वगैरह के रिगार्डिंग भी महाराष्ट्र पुलिस वगैरह को एम्पावर किया गया है, और इसके रिगार्डिंग सेक्शन है सेक्शंस 55 से लेकर सेक्शन 63 ए तक। अब डिस्पर्सल ऑफ गैंग्स का मतलब अगर कोई गैंग वगैरह भी है जिसकी वजह से समाज में लॉ एंड ऑर्डर वगैरह बिल्कुल तितर बितर हो रहा है, तो ऐसी गैंग्स वगैरह को बिल्कुल निष्क्रिय करना जिसको हम बोलेंगे, और या फिर गैंग नहीं है ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स हैं तो उनको भी क्या करना, उस सोसाइटी से रिमूव करना। तीसरा पार्ट है कंट्रोल ऑफ कैंप्स, परेड्स एंड यूनिफॉर्म्स। लेकिन यानी कैंप्स का मतलब कुछ लीगल कैंप्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बल्कि ऐसे कैंप्स जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह अगर हो रही हैं और इसी से रिलेटेड अगर परेड्स वगैरह हो रहे हों, या फिर यूनिफॉर्म्स का मतलब ये है कि पुलिस या मिलिट्री के यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उनको भी किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग 63 ए डील करता है। और विलेज डिफेंस पार्टीज, तो देखिए विलेज में जो फोर्स होती है, पुलिस फोर्स वगैरह होती है, ऑब्वियसली उसकी बहुत कमी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स यानी अपार्ट फ्रॉम पुलिस फोर्स कुछ दूसरे इंडिविजुअल्स को, कुछ दूसरे पार्टीज़ को क्या किया जा सकता है, एम्पावर किया जा सकता है। यानी उनके पास भी पुलिस लाइक पावर वगैरह थोड़े से दिए जाते हैं ताकि वो क्या करें, समाज के रक्षा का काम कर सकें। तो ये डील हुआ है सेक्शन नंबर 63 बी में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इन डिटेल ईच एंड एवरी पार्ट। तो सबसे पहले पार्ट वन, जैसा हमने देखा कि ये पार्ट वन सेक्शन 47 से 54 में दिया गया है। अब सेक्शन 47 की जहाँ तक बात है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट पर्सन्स, तो ये प्राइवेट पर्सन्स वगैरह जब एप्लीकेशन देंगे इसके रिगार्डिंग, तो क्या होगा, किसके रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन है, इंडिविजुअल्स और कंपनीज कैन रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा पुलिस फॉर सेफ्टी। तो एक्स्ट्रा पुलिस जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इंडिविजुअल्स को हो या कंपनीज, कंपनीज का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी यहाँ पर लिए गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वगैरह के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। जैसा कि इसका एग्जाम्पल, गणेश फेस्टिवल प्रोसेशन इन पुणे, ऑर्गेनाइजर्स बियर कॉस्ट्स। तो ऐसी सिचुएशन में यानी गणेश चतुर्थी वगैरह के मौके पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वगैरह रिक्वेस्ट की जा सकती है, और ये जो भी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह होंगे उनको इसके लिए जो भी कॉस्ट्स वगैरह होंगे वो बेयर करना होगा। तो ये हो गया सेक्शन 47। सेक्शन 48 की जहाँ तक बात है, इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, तो जहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, स्टेट कैन डिप्लॉय पुलिस इन फैक्ट्रीज और माइंस। तो फैक्ट्रीज या माइंस वगैरह में भी स्टेट क्या कर सकती है, पुलिस फोर्स वगैरह को डिप्लॉय कर सकती है। वेयर लेबर अनरेस्ट में ऑकर, तो लेबर के रिगार्डिंग अगर अनरेस्ट जैसी कुछ सिचुएशन है, यानी जहाँ पर इन शॉर्ट पुलिस फोर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर भी स्टेट क्या कर सकता है, पुलिस फोर्स वगैरह डिप्लॉय कर सकता है। इवन विदाउट एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट हो तभी यहाँ पर पुलिस फोर्स वगैरह डिप्लॉय होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर स्टेट को लगे कि वहाँ पर पुलिस फोर्स वगैरह डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट ना होते हुए भी वहाँ पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 48 हमने देखा। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। अब जैसा हमने यहाँ पर ऊपर सेक्शन 47 में भी देखा कि ये कॉस्ट्स वगैरह किसके द्वारा बेयर की जाएगी, मतलब कौन पे करेगा, ऑर्गेनाइजर्स वगैरह क्या करेंगे, कॉस्ट्स वगैरह बेयर करेंगे। लेकिन जहाँ तक इनको फिक्स करने की बात है, तो ये कौन फिक्स करेंगे, एक्सपेंसेस फिक्स्ड बाय डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस वगैरह। तो ये क्या करेंगे, कॉस्ट्स वगैरह को फिक्स करेंगे। रिकॉर्डेड लाइक अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू के जो भी अरियर्स वगैरह जिस तरह कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसी तरह ये भी क्या किए जाएंगे, रिकवर किए जाएंगे। तो ये हो गया सेक्शन 49। नेक्स्ट इज सेक्शन 50।
सेक्शन 50 हम डिटेल में देख लेते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक डेंजर, तो देखिए अगर पब्लिक डेंजर जैसी अगर कोई सिचुएशन वगैरह है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ब्रॉड पावर्स और भी ज़्यादा एम्पावर किया गया है पुलिस फोर्स को। यानी एक्स्ट्रा पुलिस कैन बी सेंड टू राइट प्रोन टाउन्स विदाउट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लगाने की, एप्लीकेशन अप्लाई करने की वगैरह जो है कोई भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट एप्लीकेशन वगैरह भी अगर राइट प्रोन एरियाज़ वगैरह, राइट प्रोन टाउन्स वगैरह अगर हैं, तो ऐसे राइट प्रोन टाउन्स वगैरह पर पुलिस क्या करेगी, जहाँ पर नेसेसिटी वगैरह महसूस करेगी वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वगैरह डिप्लॉय कर सकती है। जैसा कि 1992 वाला एग्जाम्पल के जो भिवंडी में कम्युनल राइट्स वगैरह हुए थे, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वगैरह डिप्लॉय की गई थी। तो ये हो गया सेक्शन 50। नेक्स्ट इज सेक्शन 51 टू 55, ये बात करता है राइट कॉम्पेंसेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले लॉस फ्रॉम अनलॉफुल असेंबलीज। अगर अनलॉफुल असेंबलीज यानी एक होती है असेंबलीज वगैरह जिनके रिगार्डिंग गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह ली जाती है, और फिर जब उनको परमिशन मिलती है तभी जाकर वो असेंबलीज वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ऐसे असेंबलीज जो बिल्कुल अनलॉफुल हैं, उसके लिए परमिशन वगैरह नहीं ली गई, तो उसकी वजह से क्या ऑकर होता है, अगर लॉस वगैरह ऑकर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में लाइबिलिटी ऑफ एरिया रेसिडेंट्स, तो यानी अल्टीमेटली एरिया रेसिडेंट्स का यहाँ मतलब ये है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये असेंबलीज वगैरह ऑर्गेनाइज की, तो वो उनकी लाइबिलिटी होगी कि वो लॉस वगैरह बेयर करें, उसके लिए पे करें। दिस इज अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक प्रिंसिपल है इन दिस रिगार्ड, और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर ये पर्टिकुलर सेक्शन इनेक्ट किया गया है कि अनलॉफुल असेंबलीज के द्वारा जो भी लॉस वगैरह होगा, जिस तरह हम देखते हैं कि राइट्स वगैरह के बिना पर क्या क्या डैमेजेस वगैरह पब्लिक प्रॉपर्टी को होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी एरिया रेसिडेंट्स वगैरह जो होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी लाइबिलिटी होगी कि वो उसके लिए पे करें। डीएम एसएसएस एंड अपोर्शंस डैमेजेस फेयरली, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये फंक्शन होगा, ये काम होगा, ये ड्यूटी होगी कि वो बराबर एसेस करे कि कितना डैमेज हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और उसी तरह ये एरिया रेसिडेंट्स वगैरह जो हैं, तो उन पर जो है कितना डैमेज वगैरह लगाया जाए। In this regard, there is a very famous case law belonging to 2012 Ramlila Maidan incident. Supreme Court recognized compensation liability when unlawful assemblies cause damage. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसको रिकॉग्नाइज किया, इस वही बात जो यहाँ पर कॉम्पेंसेशन का जो सिस्टम वगैरह बनाया गया है। व्हेन अनलॉफुल असेंबलीज कॉज डैमेज, अगर अनलॉफुल असेंबलीज इस तरह की होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों की ये लायबिलिटी होगी कि वो कॉम्पेंसेशन इसके लिए पे करें और लॉस को फुलफिल करें। तो ये हो गया पार्ट 1 हमने देखा। अब इसके बाद हम डिटेल में देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 किसके रिगार्डिंग है, जैसा हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कवर्ड अंडर सेक्शंस 55 टू सेक्शन 63 ए। अब ये है डिस्पर्सल ऑफ गैंग्स एंड रिमूवल ऑफ पर्सन्स। तो अगर कुछ ऐसी गैंग्स वगैरह है जिसकी वजह से समाज परेशान है, क्राइम बढ़ रहा है, या फिर ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स वगैरह है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे गैंग्स वगैरह को डिस्पर्स करना यानी उनको निष्क्रिय कर देना, यानी उर्दू में मुंतशिर वगैरह जिसको बोलेंगे। और पर्सन्स वगैरह अगर हैं इंडिविजुअल्स वगैरह, तो उनको तड़ी पार जिसको बोलते हैं, यानी सोसाइटी से रिमूव करना। इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस, इट गिव्स एक्सटर्नमेंट पावर्स रिमूविंग हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो देखिए ये एक्सटर्नमेंट का मतलब जैसा मैंने आपको बोला, तड़ी पार जिसको बोलते हैं। सेक्शन 55 की जहाँ तक बात है, डिस्पर्सल ऑफ गैंग्स, तो सेक्शन 55 गैंग्स वगैरह के रिगार्डिंग है कि उनको किस तरह डिस्पर्स किया जाएगा। गैंग्स हैबिचुअली डिस्टर्बिंग पीस कैन बी ऑर्डर्ड टू डिस्पर्स। तो ऐसे गैंग्स जो हैबिचुअली क्या कर रहे हैं, समाज में शांति भंग करने का काम कर रहे हैं, वो भी कैसे, एक दो बार नहीं बल्कि हैबिचुअली, और ऐसे गैंग्स वगैरह होते भी हैं। कैन बी ऑर्डर टू डिस्पर्स, तो ऐसे गैंग्स वगैरह को निष्क्रिय करने का, मुंतशिर करने का ऑर्डर दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 55। जैसा कि इसका एक एग्जांपल, गुंडा ग्रुप्स इन थाने एक्सटॉर्टिंग शॉपकीपर्स। तो शॉपकीपर्स वगैरह जो जो भी होते हैं उनसे वसूली करना अननेसेसरीली, मतलब
ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो है उनको लूटना वगैरह, या मनी एक्सटॉर्शन का ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो ऐसे गुंडा ग्रुप्स वगैरह को क्या किया गया था, अंडर दिस सेक्शन ऑपरेट किया गया था। नेक्स्ट है सेक्शन 56, रिमूवल ऑफ पर्सन्स अबाउट टू कमिट ऑफेंसेस। यानी ऐसा पर्सन जो अबाउट टू कमिट ऑफेंस है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑफेंस कर सकता है, तो इसके रिगार्डिंग प्रिवेंटिव एक्सटर्नमेंट वगैरह के प्रोविजंस भी दिए गए हैं। यानी ये क्या बताते हैं, पर्सन्स विथ क्रिमिनल हिस्ट्री कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम एन एरिया। तो ऐसा पर्सन जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, तो हम देख रहे हैं सेक्शन 56, जो ऐसे पर्सन्स वगैरह जो अबाउट टू कमिट ऑफेंसेस हैं, उनको क्या करना, सोसाइटी से रिमूव करना। तो इसके रिगार्डिंग जैसा हमने देखा कि प्रिवेंटिव एक्सटर्नमेंट वगैरह के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। पर्सन्स विथ क्रिमिनल हिस्ट्री कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम एन एरिया। तो ऐसे लोग जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह रही है, तो ऑब्वियसली ऐसे लोग क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर समाज के लिए और भी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और ऐसे लोगों को जो है उस समाज से निकाल कर दूसरे किसी भी सोसाइटी में, सिटी में वगैरह जो है भेजना, यही बेहतर होता है। जैसा कि इसका एक एग्जांपल, नोन चेन स्नैचर्स एक्सटर्न्ड फ्रॉम पुणे। तो जो बिल्कुल यानी नोन चेन स्नैचर्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे चेन स्नैचर्स वगैरह को क्या किया जाता है, पुणे से बाहर तड़ी पार कर दिया जाता है। तो ये देख रहे थे हम सेक्शन 56। नेक्स्ट सेक्शन 57 की जहाँ तक बात है, इट टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ कन्विक्टेड पर्सन। तो देखिए, इसके पहले हमने देखा कि जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, तो उसी से मिलता जुलता सेक्शन 57 टॉक्स अबाउट कन्विक्टेड पर्सन्स, यानी ऐसे लोग जिनके बारे में ऑलरेडी जजमेंट्स वगैरह हो चुके हैं, जिनकी यानी जो बहुत सारे क्रिमिनल बहुत सारे क्राइम्स में उन लोगों को कन्विक्ट किया जा चुका है। जैसा कि रिपीट ऑफेंडर्स जो होते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस में, फॉर एग्जांपल थेफ्ट हो गया, डेकॉइटी हो गया, मोलेस्टेशन हो गया, एटसेट्रा, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट। तो अगेन इस तरह के जो रिपीट ऑफेंडर्स वगैरह जो होते हैं, उनको उस डिस्ट्रिक्ट से रिमूव भी किया जा सकता है अंडर दिस सेक्शन 56। नेक्स्ट, दिस टॉक्स अबाउट बेगर्स, रिमूवल ऑफ बेगर्स। सेक्शन 56 सेक्शन 57 ए टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ बेगर्स। यानी ऑर्गेनाइज्ड बेगर रैकेट्स वगैरह जो होते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड बेगर रैकेट्स वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, यानी उनको रोकने के लिए, और ऑर्गेनाइज्ड बेगर रैकेट्स वगैरह जो होते हैं, ये कितने मल्टीपल क्राइम्स वगैरह करते हैं, पूरा एंड टू एंड। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि सबसे पहले बेगर्स वगैरह को कलेक्ट करने के लिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, बच्चों को पकड़ कर लाते हैं, फिर उन्हें अपाहिज बनाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों का राइट टू एजुकेशन और बहुत सारे राइट्स वगैरह सब इन्फ्रिंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये बेगर्स वगैरह जो भी मनी वगैरह कलेक्ट करके लाते हैं, उससे वो जो भी इनकम वगैरह होती है, वो खैर डिटेल में आपको पता होगा। तो ये एक सेक्शन अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट, यानी ए जब आया है, तो आई होप कि आप अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट में ये अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है, विच टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ बेगर्स। नेक्स्ट सेक्शन 58 टॉक्स अबाउट पीरियड ऑफ ऑपरेशन। अब ये देखिए, जितने भी एक्सटर्नमेंट्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा, तो ये एक्सटर्नमेंट्स वगैरह की लिमिट होगी। ऑब्वियसली ये एक्सटर्नमेंट्स वगैरह, ये जो तड़ी पार किया जाएगा, ये लाइफ टाइम तड़ी पार किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स यूजुअली अप टू 2 ईयर्स, तो 2 साल तक के लिए इनको एक्सटर्न किया जाएगा। और अगर 2 साल के बाद भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए अलग से अप्लाई किया जा सकता है, और फिर उनको क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है फिर से। सेक्शन 59 टॉक्स अबाउट राइट टू हियरिंग। अब देखिए, कभी-कभी ऑब्वियसली जब सिस्टम बनाया गया है, तो अननेसेसरीली कुछ इनोसेंट लोग जो हैं, वो भी हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग गिल्टी डिक्लेयर हो जाएँ। तो उन लोगों के लिए भी राइट टू बी हर्ड का ऑप्शन कंप्लीटली सेफ रखा गया है। यानी पर्सन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो ऐसे नहीं
ऐसे नहीं कि बिल्कुल उस पर्सन के रिगार्डिंग जब फैसला आ गया तो आ गया, नो, तो उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसी को इसी के रिगार्डिंग एक लैटिन में फ्रेज है, ऑडी एल्टरम पार्टेम। दिस इज रिगार्डिंग राइट टू बी हर्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 60 विच इज रिगार्डिंग राइट टू अपील। अब इस केस में मान भी लीजिए जो लोअर लेवल अथॉरिटी जो होती है, पुलिस फोर्स वगैरह हो गया, तो अगर उनसे कुछ गलती होती है और फाइनल डिसीजन भी उनका गलती के बेसिस पर भी होता है, तो जो अग्रीव्ड है वो चाहता है कि वो अपील कर सके, तो वो अपील कहाँ पर करेगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 वो अपील कहाँ पर करेगा? अपील लाइज टू स्टेट गवर्नमेंट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या करेगा? अपील करेगा। फिर सेक्शन 61, अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट की ये बात है, देर आर सम चांसेस के पॉलिटिक्स वगैरह भी हो सकती है जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करे? गलत डिसीजन वगैरह ले ले। तो ऐसी सिचुएशन में फाइनलिटी के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है? यानी स्टेट गवर्नमेंट्स ऑर्डर फाइनल, यानी स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को फाइनल, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को फाइनल तो समझा जाएगा, बट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 226। तो भले ही ये फाइनल समझा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर, लेकिन उसके बावजूद भी जुडिशियल रिव्यू के तहत इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 62। इट टॉक्स अबाउट ब्रीच ऑफ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर। ब्रीच ऑफ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर का मतलब ये है, यानी मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक्सटर्न यानी तड़ी पार वगैरह करने का ऑर्डर दिया गया, जैसा कि हमने देखा है 2 ईयर्स तक यूजुअली ये ऑर्डर वगैरह, यानी 2 ईयर्स के लिए उनको एक्सटेंड किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में रिटर्निंग और स्टेइंग आफ्टर एक्सटर्नमेंट, अगर कोई वापस आता है इस पर्टिकुलर पीरियड से पहले, या फिर अगर वो बाहर जाने की बजाय वहीं पर रुका रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको भी ऑफेंस माना गया है और इसके रिगार्डिंग भी पनिशमेंट दी जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 63 विच टॉक्स अबाउट टेम्पररी रिटर्न। अब देखिए ये जितने भी लोगों को तड़ीपार वगैरह किया जाता है, जो लोग क्रिमिनल्स वगैरह, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, रिपीट ऑफेंडर्स वगैरह जो होते हैं, तो उनको जो है, देखिए वो भी क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, और उनकी भी फैमिली वगैरह होती है। और उनकी भी फैमिली वगैरह, फैमिली मेम्बर्स वगैरह में मान लीजिए कभी अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको तड़ीपार किया गया है, इसको फैमिली से मिलना ही होगा। या फिर बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, कुछ भी शादी वगैरह या फिर कोई मेडिकल रीज़न की वजह से, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इस पर्टिकुलर पर्सन को तो ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स वगैरह से एक एक्सेप्शनल सिचुएशन के तहत मिलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोविज़न इसी के बारे में बात करता है। एक्सटर्न्ड पर्सन में रिटर्न टेम्परेरीली फॉर मेडिकल और फैमिली रीजंस। तो टेम्पररी बेसिस पर ये जो तड़ीपार किए हुए लोग होते हैं, मेडिकल रीजन से या फिर फैमिली रीजंस वगैरह से, उनको बस कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए उनको क्या किया जाता है? टेम्पररीली वगैरह उनको अलाउ किया जा सकता है कि वो आएँ और अपने उसी घर वालों से, फैमिली वालों से वगैरह वो मिल सकें। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 63 AA विच टॉक्स अबाउट स्टेट गवर्नमेंट पावर। तो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को क्या क्या पावर्स वगैरह दिए गए हैं? स्टेट गवर्नमेंट पावर्स, स्टेट कैन इटसेल्फ पास एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स इन सेंसिटिव केसेस। तो स्टेट खुद भी क्या कर सकता है? कुछ सेंसिटिव केसेस में, कुछ सेंसिटिव केसेस, कंडीशन यहाँ पर ये है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी एक्सटर्नमेंट के ऑर्डर्स वगैरह पास कर सकता है। और यानी ये सेंसिटिव केसेस में जो भी क्रिमिनल्स वगैरह कन्विक्टेड होते हैं या रिपीट और हैबिचुअल ऑफेंडर्स वगैरह जो जो भी होते हैं, उनके लिए स्टेट क्या कर सकता है? एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स वगैरह भी पास कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए स्टेट की ही बेसिकली जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टेट में क्या कर सके, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रख सके और सिक्योरिटी का ख्याल रख सके। इसके रिगार्डिंग कुछ केस लॉज वगैरह हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर हम मूव होते हैं इस पार्ट 3 की तरफ। सबसे पहला केस लॉ, पंधरीनाथ।
रंगनेकर वर्सेस डीसीपी। एक्सटर्नमेंट वैलिड इफ रीजनेबल एंड विथ हियरिंग। तो ये एक्सटर्नमेंट के वैलिडिटी के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर केस है जिसमें ये बताया गया था कि ये जो एक्सटर्नमेंट वगैरह होगा वो अगर रीज़नेबल है तो फिर उसको वैलिड माना जाएगा, वो वैलिड होगा। लेकिन उसी के साथ साथ राइट टू बी हर्ड वगैरह भी उस पर्टिकुलर जो एलिज्ड ऑफेंडर है उसको राइट टू बी हर्ड वगैरह भी कंप्लीटली दिया जाएगा। नेक्स्ट केस बालू वर्सेस डिविजनल मजिस्ट्रेट नागपुर। ये 1956 का केस है विच बिलोंग्स टू बॉम्बे हाई कोर्ट। इसमें एक्सटर्नमेंट को एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर जो है डिक्लेयर किया गया, मेंशन किया गया, और ये एक प्यूनिटिव मेजर नहीं है, यानी पनिशमेंट वगैरह देने के अकॉर्डिंग ये कोई मेजर वगैरह नहीं है करके इस तरह की बात इस पर्टिकुलर केस में हुई थी। नेक्स्ट केस शशिधर मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या बात हुई थी? एक्सटर्नमेंट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट नॉट आर्बिट्ररी। तो देखिए आर्बिट्ररी का मतलब क्या है, यानी आउट ऑफ द पावर, यानी जितना पावर दिया गया है उससे भी बढ़कर अगर एक्सटर्नमेंट वगैरह होता है तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो पर्टिकुलर जो ऑफेंडर वगैरह है उसके साथ भी नाइंसाफ़ी ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने लेवल तक, जितने एक्सटेंट तक उसको एक्सटर्न किया जाना चाहिए था, उससे भी कहीं ज़्यादा अगर उसको एक्सटेंड किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक वैलिड एक्सटर्नमेंट नहीं माना जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या बात हुई थी कि ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। Part number 3 talks about the camps, parades, uniforms, etc. And this is covered under section 63A. अब सबसे पहली बात, प्रिवेंट्स प्राइवेट आर्मीज और मिलिटाइज। तो ये प्राइवेट टाइप के जो आर्मीज या मिलिटाइज वगैरह जो होते हैं इस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि अब ये प्राइवेट आर्मीज या मिलिटाई वगैरह अगर होंगे तो इसकी वजह से कोई कुछ भी कर सकता है, कोई समाज में जो है लॉ लॉ एंड ऑर्डर को भी खराब कर सकता है इसकी वजह से। बैन्स अनऑथोराइज्ड कैंप्स और वियरिंग ऑफ यूनिफॉर्म्स रिजेंबलिंग पुलिस और मिलिटाई। तो देखिए जहाँ तक अनऑथोराइज्ड कैंप्स वगैरह जो होते हैं, तो ये अनऑथोराइज्ड कैंप्स, इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बिल्कुल अनऑथोराइज्ड काम वगैरह होते होंगे, अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी वगैरह चल रही होंगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म्स रिजेंबलिंग पुलिस और मिलिट्री। तो ऐसे यूनिफॉर्म्स वगैरह जिसमें पहने जाते हैं या फिर कैंप्स ना भी हों तो ऐसे यूनिफॉर्म्स वगैरह कहीं पर पहने जा रहे हैं जो पुलिस से रिजेंबल करते हैं, पुलिस के जैसे हैं, सिमिलर है, या फिर मिलिट्री के यूनिफॉर्म्स के सिमिलर हैं, तो इसको भी बैन किया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, प्रोहिबिशन ऑन मिलिटेंट्स प्रोसेशंस इन यूनिफॉर्म। तो वही बात कि वैसे यूनिफॉर्म्स वगैरह पहनकर अगर कोई प्रोसेशन वगैरह किया जा रहा है तो उसको कंप्लीटली प्रोहिबिटेड माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 विच इज रिगार्डिंग सेक्शन 63B। दिस इज रिगार्डिंग विलेज डिफेंस पार्टीज। यानी देखिए, हाँ सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। विलेजर्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज डिफेंस पार्टीज टू सपोर्ट पुलिस। तो विलेजर्स वगैरह को क्या किया जा सकता है, किसको? सबसे पहले विलेजर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है एज डिफेंस पार्टीज टू सपोर्ट पुलिस। तो पुलिस को सपोर्ट करने के लिए एक डिफेंस पार्टीज के तौर पर, डिफेंस पार्टीज के तौर पर उनको, किसको? विलेजर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ताकि वो क्या करें, यानी उनको भी जो है बोल सकते हैं कि पुलिस लाइक पावर्स वगैरह उनको थोड़े से मिलेंगे, यानी एग्जैक्टली वो पुलिस के पास जितने पावर्स वगैरह होते हैं हो बहू वही पावर्स इनको भी दिए जाएंगे, वैसी बात नहीं होगी, लेकिन थोड़े से पुलिस लाइक पावर्स वगैरह उनको भी दिए जाएंगे, स्पेशली इन नक्सल अफेक्टेड गढ़चिरौली। तो ये नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज वगैरह होते हैं, फॉर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस वगैरह की मदद भी ऐसे विलेजर्स वगैरह से ली जा सकती है, या पेट्रोलिंग वगैरह जैसे काम भी इनके थ्रू लिए जा सकते हैं। अब जहाँ तक हमारे क्रिमिनल लॉज हैं तो उससे क्या लिंक है?
इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक बीएनएस 2023 है, अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया है और इसको पेनलाइज भी किया गया है अंडर सेक्शन 187। और जहाँ तक राइट्स की बात है, दिस हैज़ बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 188। जहाँ तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात है, प्रिवेंटिव पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स, ये यानी जिस तरह सीआरपीसी का सेक्शन 144 था अनलॉफुल असेंबलीज वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसी तरह के पावर्स वगैरह अंडर बीएनएसएस भी गारंटी किए गए हैं। एंड एज फार एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज कंसर्न 2023, पुलिस रिपोर्ट्स एडमिसिबल फॉर एक्सटर्नमेंट और कॉम्पेंसेशन प्रोसीडिंग्स। तो ये एक्सटर्नमेंट और कॉम्पेंसेशन के रिगार्डिंग जो जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं, तो इसके रिगार्डिंग पुलिस के जो जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं उनको एडमिसिबल माना जाएगा। Thus, MPA means महाराष्ट्र पुलिस एक्ट वर्क्स इन हार्मनी विद द न्यू सेंट्रल कोड्स। तो ये महाराष्ट्र पुलिस एक्ट जो है, ये हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज के हार्मनी यानी के साथ जो है बिल्कुल हार्मनी कायम करते हुए बनाए हुए ये एक्ट करता है, वर्क करता है। अब इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(d) या ई वगैरह ये जो प्रोविजंस हैं, तो ये जो प्रोविजंस हैं, तो ये प्रोविजंस वगैरह किस तरह इस महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके साथ किस तरह इनलाइन है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिस पर्टिकुलर प्रोविजन टॉक्स अबाउट मूवमेंट और रेसिडेंस राइट्स कर्टेल्ड बाय एक्सटर्नमेंट। तो ये वही बात कि एक्सटर्नमेंट वगैरह यानी जिसको तड़ीपार किया जाता है, तो उसके मूवमेंट राइट्स वगैरह को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रेसिडेंट्स वगैरह के राइट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, कर्टेल कर दिया जाता है, यानी वो उस पर्टिकुलर समाज में जो है नहीं रह सकता फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और ना ही वो वहाँ पर मूवमेंट कर सकता है यानी आ जा सकता है। एज फार एज आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 4 तक की जहाँ तक बात है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें बताए गए हैं। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को हार्म करने वाले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है, ऑब्वियसली वो भी अलाइन होते हैं महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसके एक्सटेंशन में से एक ये भी एक्सटेंशन है जो प्रोसीजर के रिगार्डिंग, यानी प्रोसीजर्स वगैरह कैसे होने चाहिए, बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, इस तरह के डिसीजंस वगैरह कन्वे किए गए हैं अंडर आर्टिकल 21। और जो सेक्शन 59 हमने जो पढ़ा, विच टॉक्स अबाउट नेचुरल जस्टिस, यानी शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, राइट टू बी हर्ड की जो बात की गई है, तो ये वही बात है जो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग एक फेयर प्रोसीजर फॉलो होने की बात जो गारंटी की गई है। कोर्ट्स प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू टू प्रिवेंट मिसयूज। तो जैसा हमने देखा कि फाइनली जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह की जो वर्डिक्ट होती है एक्सटर्नमेंट के रिगार्डिंग, उसको फाइनल माना जाएगा, बट स्टेट गवर्नमेंट की वर्डिंग वगैरह भी क्या होगी, जुडिशियल रिव्यू के लिए एलिजिबल मानी जाएगी, मतलब उसके लिए भी जुडिशियल रिव्यू वगैरह किया जा सकता है। तो इस तरह हम देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह भी जो है वो किस तरह, यानी महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किस तरह अलाइन होते हैं। फिर इसके बाद एक छोटा सा क्रिटिकल एनालिसिस हम देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ तक नीड की बात है, महाराष्ट्र हैज़ इंडस्ट्रियल हब्स। तो महाराष्ट्र में देखिए बहुत सारे ऐसे सिटीज़ वगैरह हैं, इलाके वगैरह हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। कम्युनल फ्लैश पॉइंट्स, तो कम्युनल फ्लैश पॉइंट्स भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, और नक्सल रीजन्स वगैरह भी महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ को माना जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रिवेंटिव मेजर्स वाइटल है, यानी ये जो जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह जो फ्रॉम सेक्शन 43 टू सेक्शन 47 टू सेक्शन 63 जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। क्या क्रिटिसिजम्स हैं, जैसा कि पावर्स लाइक एक्सटर्नमेंट समटाइम्स मिसयूज्ड पॉलिटिकली। तो जैसा कि हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया है अंडर दीज पर्टिकुलर प्रोविजंस, तो उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट उसका पॉलिटिकली मिसयूज भी कर सकती है। ये छोटा सा क्रिटिसिज्म इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट, जुडिशियल स्टैंड। जुडिशियल स्टैंड की जहाँ तक बात है, कोर्ट्स अपहोल्ड प्रोविजंस बट इंसिस्ट ऑन फेयरनेस। तो
ऑब्वियसली कोर्ट वगैरह जो है, जो भी प्रोविजंस वगैरह हैं, उसको अपहोल्ड करते हुए ही अपने डिसीजंस वगैरह लेगा। लेकिन कोर्ट ने भी फेयरनेस ऑन द बेसिस ऑफ फेयर एंड रीज़नेबल ट्रायल वगैरह होना चाहिए, उसको इंसिस्ट किया है। मॉडर्न रेलेवेंस जहाँ तक के मॉडर्न एरा की बात है, विथ मॉब वायलेंस, सोशल मीडिया फ्यूल्ड राइट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो ये इस तरह के बोल सकते हैं कि ये मॉडर्न क्राइम्स वगैरह जो हैं, मॉब वायलेंस यानी मॉब के ज़रिए जो भी वायलेंस वगैरह होता है, या फिर सोशल मीडिया से कुछ भी अनाप-शनाप वगैरह कोई भी सेंटिमेंट्स वगैरह को हर्ट करने की पोस्ट वगैरह डाली जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, राइट्स वगैरह इन्वोक होते हैं, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स वगैरह जो भी होते हैं। दीज पावर्स रिमेन क्रूशियल। तो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के अंडर महाराष्ट्र पुलिस को जो पावर्स वगैरह दिए गए हैं, तो ये सभी पावर्स वगैरह जो महाराष्ट्र पुलिस को दिए गए हैं, ये बहुत क्रूशियल माने जाते हैं। आखिर में हम कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। चैप्टर 5 ऑफ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951, अ स्पेशल लॉ बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स विद पब्लिक सेफ्टी। तो इंडिविजुअल राइट्स वगैरह भी उससे इन्फ्रिंज ना हो और पब्लिक सेफ्टी वगैरह भी बरकरार रखी जा सके, दोनों को बैलेंस करते हुए ये पर्टिकुलर लॉ वगैरह बनाया गया है। प्रोवाइड्स प्रिवेंटिव पुलिसिंग टूल्स। तो एक प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह जैसे हमने पढ़ा दिए गए हैं, जैसा कि एडिशनल पुलिसिंग वगैरह हो गया, एडिशनल पुलिस फोर्स वगैरह डिप्लॉय करना, या फिर एक्सटर्नमेंट हो गया, राइट के रिगार्डिंग कॉम्पेंसेशन के प्रोविजंस हो गए, और इसी तरह विलेज डिफेंस यानी जहाँ पर विलेजर्स वगैरह को भी पुलिस लाइक पावर्स वगैरह मिलते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस को सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नीड्स कॉशियस एप्लीकेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स टू अवॉइड मिसयूज। तो देखिए मिसयूज वगैरह इसका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। और वो किस तरह होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स वगैरह जैसा कि एक रास्ता है जुडिशियल रिव्यू का, तो इस जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए ये चेक किया जा सकता है कि इसका जो है कुछ पॉलिटिकली मिसयूज़ वगैरह तो नहीं हो रहा है, और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली ये सभी प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है ख़त्म। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।